जब हम सोचते हैं प्राचीन खेती के बारे में तो अक्सर क्या ख्याल आता है? शायद एक पिछड़ी हुई थोड़ी आदिम सी व्यवस्था, है ना? लेकिन सोचिए जरा, अगर हजारों साल पहले भारत में खेती का एक ऐसा सिस्टम था जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी कई ज्यादा टिकाऊ और पर्यावरण के लिए बेहतर था। आज हम इसी हैरान कर देने वाली उन्नत प्रणाली के कुछ रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। यहाँ दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है आज की खेती जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों पर पूरी तरह निर्भर है, और दूसरी तरफ है प्राचीन भारत की खेती जो प्राकृतिक खाद, फसल चक्र और जानवरों की ताकत पर चलती थी। देखिए, ये सिर्फ दो अलग अलग तरीके नहीं हैं, ये तो सोचने के दो बिल्कुल अलग फलसफे हैं। एक है जो कुदरत पर हावी होना चाहता है और दूसरा जो कुदरत के साथ तालमेल बैठाकर चलना जानता है। तो सवाल ये है कि ये टिकाऊ मॉडल, ये सोच आई कहाँ से? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, कितनी पुरानी है ये कहानी? चलिए अब जरा सबूतों को खंगालते हैं। देखते हैं कि पत्थर और पुराने ग्रंथ हमें क्या बताते हैं। 9000 साल, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चावल की खेती का सबसे पुराना सबूत है जो हमें लहुरा देवा में मिला। यह हमें बताता है कि हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो रातों रात नहीं आया। इसे पनपने में, बेहतर होने में सदियां नहीं बल्कि हजारों साल लगे हैं। और ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये एक लंबा सफर था। पहले चौपानी मांडो जैसी जगहों पर जंगली चावल का इस्तेमाल होता था, फिर लहुरा देवा में बाकायदा खेती शुरू हुई। देखते ही देखते वैदिक काल तक खेती समाज का सबसे इज्जतदार काम बन गया। और मौर्य काल आते आते तो क्या कहने, सरकार खुद बड़े बड़े सिंचाई के प्रोजेक्ट्स बनवाने लगी थी। लेकिन सबूत सिर्फ जमीन के नीचे दबे हुए ही नहीं है। उस दौर के लोगों ने अपने ज्ञान को किताबों में, ग्रंथों में भी सहेज कर रखा। तो चलिए अब जरा पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि इन पुराने ग्रंथों में क्या राज छिपे हैं। ये महज खेतीबाड़ी नहीं थी, ये तो अपने आप में एक पूरा साइंस था। वेद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब में मौसम और जलवायु का अंदाजा लगाने से लेकर सिंचाई के कमाल के सिस्टम तक की जानकारी है। बीजों को कैसे बचाना है, मिट्टी को कैसे सेहतमंद रखना है, कौन सी फसल कब उगानी है, सब कुछ। यहाँ तक कि टिड्डियों जैसे कीड़ों से बिना केमिकल के कैसे निपटना है, इसका भी जिक्र मिलता है। और सबसे कमाल की बात यह है कि उनका विज्ञान उनकी आस्था से जुड़ा हुआ था। जैसे अथर्ववेद की ये प्रार्थना, ये सिर्फ बारिश के लिए एक दुआ नहीं है, ये तो कुदरत से एक तरह की बातचीत है। बादलों से बरसने को कहना, नदियों से बहने को और धरती से उपजाऊ होने की गुजारिश। इससे पता चलता है कि वे प्रकृति को सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि एक जीवित शक्ति मानते थे। उसके लिए एक गहरा सम्मान था। अच्छा, ग्रंथों की बात तो हो गई। अब वापस जमीन पर आते हैं, उन ठोस सबूतों पर जो पत्थर और धातु पर उकेरे गए हैं। ये शिलालेख और सिक्के सिर्फ पुरानी चीजें नहीं हैं, ये तो इतिहास की वो खुली किताबें हैं जो हमें उस दौर की कहानी सुनाती हैं। ये देखिए, ये है सोहगौला का ताम्रपत्र। देखने में शायद ये तांबे का एक टुकड़ा लगे, लेकिन ये उस जमाने की फूड सिक्योरिटी प्लानिंग का एक जीता जागता सबूत है। इस पर साफ साफ लिखा है कि अकाल जैसे बुरे वक्त के लिए एक पब्लिक अनाज भंडार बनाया गया था। सोचिए, कितनी दूर की सोच थी। ये दिखाता है कि उस समाज को अपने लोगों की कितनी फिक्र थी। और यहाँ तो दो जबरदस्त सबूत एक साथ है। एक तरफ है जूनागढ़ का शिलालेख जो सुदर्शन झील जैसे एक मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बताता है। और मजे की बात यह है कि जब इसकी मरम्मत हुई तो लोगों पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स भी नहीं लगाया गया। और दूसरी तरफ एक सिक्के पर खेती के देवता बलराम हल लिए हुए दिखाए गए हैं। मतलब एक तरफ बड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी तरफ वो छोटा सा औजार हल, जिसने उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मकसद दिया। अब प्राचीन भारतीय खेती की कहानी पशुपालन के बिना तो बिल्कुल अधूरी है। और ये सिर्फ जानवर पालना नहीं था, ये एक पूरा सिस्टम था। एक ऐसी साइकिल जो खेती के साथ मिलकर चलती थी, एक ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी जिसमें कोई भी चीज बेकार नहीं जाती थी। इस टेबल को देखिए, हर जानवर का अपना एक खास रोल था। बैल, वो तो उस जमाने के ट्रैक्टर थे, खेत जोतने के काम आते थे। गाय सिर्फ दूध नहीं देती थी, उसका गोबर तो मिट्टी के लिए किसी सोने से कम नहीं था। घोड़े ट्रांसपोर्ट और लड़ाई के काम आते थे। और सबसे खास बात, गाय को अगन्या कहा जाता था, मतलब जिसे मारा ना जाए।
ये बताता है कि गाय का सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक महत्व भी कितना गहरा था। और यही तो इस पूरे सिस्टम की खूबसूरती थी। कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी बर्बाद नहीं होता था। ये एक परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी थी। जानवर जिंदा रहते हुए तो मेहनत और पोषण देते ही थे, लेकिन मरने के बाद भी उनकी हड्डियां और गोबर सब कुछ वापस मिट्टी में मिलकर उसे और उपजाऊ बना देता था। तो इस पूरी छानबीन से हमें क्या मिला? क्या ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो आज की दुनिया के लिए एक आईने की तरह है। एक ऐसा आईना जिसमें हम अपनी आज की खेती के तरीकों को देख सकते हैं और शायद कुछ सीख भी सकते हैं। तो क्या सबक है हमारे लिए? पहला, एक होलिस्टिक अप्रोच, जहां खेती, पशुपालन और पर्यावरण सब एक साथ जुड़े थे। दूसरा, जबरदस्त इनोवेशन, वो भी बिना किसी हाईटेक मशीनरी के। तीसरा, सस्टेनेबिलिटी, यानी ऐसे तरीके जो पर्यावरण को बनाए रखें, उसे खत्म ना करें। चौथा, कम्युनिटी प्लानिंग, यानी सब मिलकर समाज की भलाई के लिए काम करते थे। और सबसे जरूरी, प्रकृति के लिए गहरा सम्मान, उसे सिर्फ इस्तेमाल करने की चीज नहीं बल्कि पूजने का भाव। तो आखिर में बस एक सवाल, आज जब हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की बड़ी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं, तो हमें इन पुराने उसूलों में से किस एक की सबसे ज्यादा जरूरत है? जरा सोचिए, शायद इसका जवाब हमारे अपने ही अतीत में कहीं छिपा हो।